जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि करंट अफेयर। थंबनेल में तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम आज किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर का एक टॉपिक है वैवाहिक बलात्कार मटेरियल रेप क्या होता है और क्या है आईपीसी की धारा 200 375 के दो अपवाद। साथ ही देखेंगे वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय कानून। ये एक करंट का टॉपिक है ना। कैसे आया करंट में, क्या था इतिहास, क्या है हमारे मटेरियल अफेयर या फिर मटेरियल रेप वैवाहिक बलात्कार क्या चीज़ होता है, ये सब हम समझेंगे इस वीडियो में। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए और क्वेश्चन ना भी बने तो ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि ये हमारी सामाजिकता से जुड़ा हुआ है। तो आज हम समझेंगे वैवाहिक बलात्कार क्या है और इससे संबंधी कानून क्या है और अभी तक इस संबंध में भारत में कौन सा कानून लागू हुआ है। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं आज वैवाहिक बलात्कार पर। अब ये चर्चा में क्यों है ये देख लीजिए। चर्चा में होने का कारण क्या है? तो चर्चा में होने का कारण देखिए कि उच्चतम न्यायालय है ना, उच्चतम न्यायालय ने मटेरियल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं की, ठीक है, करने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। ठीक है, क्या कहा? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने यदि कोई ऐसे लोग हैं है ना, अच्छे लोग लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया है कि वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो, उस पर नियम बनाया जाए। ठीक है, तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर बहस करने के लिए या फिर उनकी याचिकाओं को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारे चर्चा में है, इसलिए ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन सकता है। साथ में हमको, हाँ, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमको समाज में क्या है क्या नहीं है कानून ये जानना बहुत आवश्यकता है। अब समझते हैं कि वैवाहिक बलात्कार के बारे में। वैवाहिक बलात्कार, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल मटेरियल रेप मतलब वैसी बलात्कार जो शादी के बाद होता है और उसके पति के द्वारा किया जाता है ना। देखिए, बात सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वैवाहिक बलात्कार विवाह के उपरांत उसके स्वयं के पति के द्वारा किया गया किसी महिला पर अत्याचार, बलात्कार, जबरदस्ती का संभोग करना, ये सब आते हैं मटेरियल रैप में। ठीक है, अब मटेरियल रैप शब्द का उपयोग जो है ना, देखिए, पत्नी की सहमति के बिना, ठीक है, उसकी इच्छा के विरुद्ध किए गए यौन कृत्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एक लाइन में कहा जाए तो वैवाहिक बलात्कार वह चीज है जो उसके स्वयं के पति के द्वारा किया जाता है उस स्त्री के इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 34 देशों में से एक है जहां पे वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ कोई कानून नहीं है। ठीक है, इसीलिए याचिका लगाई गई है। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है कि इन पर भी सुनवाई हो। ठीक है, हमारा भारत देश 34 देशों में से एक ऐसा देश, देखिए, मतलब पूरे कहा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी इस विश्व पर देश है, तो 34 ऐसे देश हैं जहां पे वैवाहिक बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं है, उसमें से हमारा भी देश आता है ना। नो डाउट कि बलात्कार पर केसेस चलते हैं, सब होता है, उन पर सुनवाइयाँ होती है, दंड होते हैं, जो भी होते हैं नियमानुसार मिलता है। लेकिन वैवाहिक बलात्कार के ऊपर कोई दंड का प्रावधान इस समय हमारे भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है अभी तक। अब समझते हैं, भारत में अभी भी वैवाहिक बलात्कार के बारे में पुराने औपनिवेशिक कानून को रखा गया है। औपनिवेशिक कानून मतलब समझ गए, ब्रिटिश कानून। औपनिवेशिक कानून मतलब जिस समय हमारा भारत उपनिवेश था ब्रिटिश का, उस समय जो कानून चल रहा था वो अभी भी कायम है। उस पर कोई चेंजेस हमारे नीति निर्माता, कानून बनाने वाले, चाहे विधायक हो या सांसद हो, है ना, एमएलए हो, एमपी हो, उनको द्वारा अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है जिनका भी ये दायित्व है। ठीक है, तो जो पति और पत्नी के बीच अवांछित यौन संपर्क को अपराध नहीं मानता। कहने का मतलब है, भारत जब से गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय जो कानून बनाया गया है उसके अनुसार पति यदि पत्नी के साथ कोई अवांछित यौन संबंध रखता है, तब
की स्थिति में उसे कोई अपराध नहीं माना जाता है ना। तो आखिर कारण क्या है इसकी याचिका लगाने का, अब समझेंगे। वैवाहिक बलात्कार क्या होता है आपने ये समझ लिया, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं कि बलात्कार होता क्या है और हमारे आईपीसी की धारा में उसको किस प्रकार वर्णित किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ से समझेंगे। ये देखिए, आईपीसी की धारा, आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। क्या चीज कहा मैंने, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता। संहिता का मतलब होता है कानून, दंड का मतलब होता है अपराध के अपराध सिद्धि के बाद, दोष सिद्धि के बाद जो किसी व्यक्ति को दंड दिया जाता है वो दंड, और भारतीय का मतलब है भारत का। मतलब भारत की दंड संहिता ये ऐसा एक पुस्तक है ना, भारतीय दंड संहिता पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि किस अपराध के लिए किस प्रकार की कानून है और उसमें किस प्रकार की दंड की प्रावधान है। ये पूरे एक बुक में लिखा गया है, उसे कहा गया है भारतीय दंड संहिता। उसी बुक के 375वें धारा, धारा ही बोल सकते हैं है ना, धारा में बलात्कार का वर्णन किया गया है कि किस किस स्थिति में बलात्कार कहा जाएगा और किस किस स्थिति में बलात्कार इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो 375 वाला है उसको मैंने आधे जो ऊपर के वर्ड थे जिसको हम बलात्कारी कहते हैं कि किस किस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई मनुष्य मतलब मानव है क्या क्या ऐसी हरकतें करेगा, गंदी हरकतें करेगा जिसको बलात्कार कहा जाए, वो शब्द मैं यहाँ नहीं लिया हूँ क्योंकि वो बहुत डीपली शब्द है। इस प्रकार खुलेआम बोलना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। यदि आप चाहें तो इंटरनेट में जाके उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिनके जिस प्रकार यदि उनके अनुसार यदि कोई पुरुष ऐसी हरकतें करता है तब उसको हमको बलात्कार कहा जाता है ना। लेकिन वो वर्ड इतना अजीब है कि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ एक लाइन में लिख दिया है कि बलात्कारी क्या होगा। ठीक है, तो मतलब किसी पुरुष को बलात्कार कब माना जाएगा या फिर किसी पुरुष के द्वारा या फिर किसी पुरुष को बलात्कारी कब कहा जाएगा, बस इतना ही बता देता हूँ। बाकी इसके पीछे 3 से 4 लाइन में कहा गया है कि किस किस स्थिति में यदि पुरुष क्या क्या क्रियाएं करता है महिला के साथ तब उसको बलात्कारी कहा जाएगा या फिर उसको संभोग कहा जाएगा। इसकी डेफिनेशन ऊपर दी गई है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो सबके सामने इस प्रकार बोलने की अच्छा नहीं लगता उसको। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन पुरुष कब बलात्कारी कहा जाएगा, ये समझते हैं। एक पुरुष, ठीक है, क्या कहा, एक पुरुष, यहाँ पे देखिए, एक पुरुष जो बलात्कारी कहा जाएगा कब, ये देखिएगा कि कब उसको हम एक बलात्कारी की श्रेणी या फिर बलात्कार की श्रेणी में इसको हम रखेंगे। एक पुरुष को बलात्कारी कहा जाएगा यदि वह निम्नलिखित 6 विवरणों, जो नीचे हमने 6 विवरण लिखे हैं, उनमें से किसी एक के तहत आने वाली परिस्थितियों में एक महिला के साथ संभोग करता है। ठीक है, संभोग करता है। मैंने पहले बताया था कि जो संभोग का डेफिनेशन बहुत वास्ट है, उसको ऊपर 4-5 लाइनों में बताया गया है, मैं उसको नहीं बताया हूँ। आप चाहो तो इंटरनेट से पढ़ लेना, या यदि आप कमेंट करोगे तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, पर वो ओपनली बोलने लायक वो शब्द नहीं है जो संभोग के लिए परिभाषित किए गए हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है तो किस स्थिति में उसको हम बलात्कार कहेंगे। ठीक है, तो प्रथम स्थिति है उसके इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, अभी हम इसके अपवाद पढ़ने वाले हैं, फिर आप लाइन से समझते जाइएगा क्या है। एक पुरुष यदि किसी स्त्री के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध, याद रखिएगा, उसके इच्छा के विरुद्ध यदि उसके साथ संभोग करता है, यौन क्रिया की कोशिश करता है या फिर यौन क्रिया करता है, उस स्थिति में हम उसको बलात्कार कहेंगे, है ना, या फिर उसको बलात्कार माना जाएगा, पुरुष को बलात्कारी कहा जाएगा। दूसरी स्थिति क्या है, उसकी सहमति के बिना। देखिए, इच्छा अलग चीज है और सहमति अलग चीज है। ठीक है, इच्छा अलग चीज है और सहमति अलग चीज होती है। तो उसके सहमति के बिना, यदि किसी स्त्री के सहमति के बिना यदि आप उससे संभोग करेंगे तब की स्थिति में उसे हम बलात्कार कहेंगे या फिर बलात्कार माना जाएगा। इसका मतलब यह है यदि कोई स्त्री पुरुष अपनी सर्वसम्मति से अपनी पूरी इच्छा होशो हवास में एक दूसरे के साथ यदि यौन क्रिया करता है तब हम उसको बलात्कार नहीं कहेंगे। लेकिन यदि स्त्री की सहमति नहीं है
तब की स्थिति में ये बलात्कार माना जाएगा, और या फिर उसके इच्छा नहीं है तब उसको हम बलात्कार कहेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, उसकी सहमति से, याद रखिएगा है ना, यदि उसकी सहमति तो है लेकिन जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वह रुचि रखती है मृत्यु या चोट के भय से प्राप्त की गई हो। इसका कहने का मतलब है, एक महिला है ना, ये मैंने एक महिला बना दिया, यदि इस महिला को सामने वाला कोई व्यक्ति है डरा धमका कर उसे जान से मारने की धमकी देकर, ठीक है, क्या कहा, डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर यदि उसकी सहमति प्राप्त कर, है ना, मृत्यु वजह से, चोट पहुंचाने के डर से, मार दूंगा पीट दूंगा, इस प्रकार, है ना, इस प्रकार डरा धमकाकर यदि उनकी सहमति प्राप्त करता है और यौन क्रिया करता है, तब की स्थिति में भी हम उसे बलात्कार कहेंगे, क्योंकि उसकी सहमति उसने अपनी इच्छा से नहीं दी है, वो अपने जान बचाने के लिए, वो जो कोई स्त्री है अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपने मृत्यु से डर कर, चोट या भय से डर कर सहमति दी है, इसलिए इसको हम बलात्कार के श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, ये 3 कारण हो गए, आगे और देखेंगे। नेक्स्ट कारण है चौथा। चौथा क्या कहता है, उसकी सहमति से, देखिए यहाँ भी उसकी सहमति है, ठीक है, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है, देखिए उसकी सहमति तो है लेकिन पुरुष जानता है कि उसका पति नहीं है, और उसकी सहमति, और उसकी मतलब यदि उस महिला ने इसलिए सहमति दी है क्योंकि वह मानती है कि वह अन्य पुरुष तो है लेकिन वह कानूनी रूप से विवाहित है या उसको ऐसा मानती है। ठीक है, क्या कहा, उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी है क्योंकि वह मानती है कि हो सकता है आगे चलकर वह उससे विवाह करेगा या फिर उसको विवाहित मानेगा, तब की स्थिति में भी ऐसा अगर नहीं होता है ना, यदि कानूनी रूप से विवाहित नहीं है या फिर नहीं मानता है, तब की स्थिति में उसको हम बलात्कार कहेंगे। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझिए, उसकी सहमति से, है ना, जब पुरुष जानता है कि वह उसकी पत्नी तो पति नहीं है ना, और उसकी सहमति इसलिए दी है, उस महिला ने सहमति इसलिए दी है क्योंकि वह मानती है कि वह कोई अन्य पुरुष है, ठीक है, जिससे वह कानूनी रूप से विवाहित है, ठीक है, वह उसका पति है, वह मतलब महिला जानती है कि वो अन्य पुरुष है लेकिन कानूनी रूप से उसका विवाहित है या फिर ऐसा मानती है, तब की स्थिति में भी ये क्या होगा, बलात्कार केस होगा। पांचवा क्या है, उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देने के समय उस महिला की या उस स्त्री की मानसिक विकृति या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण अस्वास्थ्यकर पदार्थ के प्रशासन के कारण वह प्रकृति समझने में असमर्थ है। इन शॉर्ट ये कहा जाए, यदि किसी महिला को नशे में लाकर, ठीक है, उसे कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ खिलाकर कि उसके मस्तिष्क को सही गलत सोचने की क्षमता उस समय नहीं रहती है और उससे वह सहमति प्राप्त करता है। क्या कहा, कोई महिला है ना, चाहे वो खुद नशे की हो या उसके नशा करवाया गया हो, तब की स्थिति में वह सहमति देती है, इस सहमति दे देती है, लेकिन उसकी मानसिक जो स्थिति है सहमति देने लायक नहीं है, ये पुरुष जानता है कि वो नशे में है, वो सहमति देने लायक नहीं है, फिर भी सहमति लेकर या फिर उसके इच्छा के विरुद्ध हो या सहमति लेकर भी यदि यौन क्रिया करता है, तब हम उसको बलात्कार के केस में रखेंगे। ठीक है, पांचवा देखिए, छठा देखिए, छठा ये है, उसकी सहमति के साथ, याद रखिएगा, उसकी सहमति के साथ यदि उसकी वर्ष 18 वर्ष से कम है, यदि कोई स्त्री है, लड़की है जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है, तब की स्थिति में भी उसे हम बलात्कार के केस में रखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या कहा, कोई स्त्री है, यदि उसने सहमति दे भी दी लेकिन वो नाबालिग है, क्या कहा, इसलिए हमारा कानून बनता है ना, कोई लड़की लड़का भाग गए और यदि उस लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है, तब की स्थिति में उस लड़के को ही जेल होती है, चाहे वो लड़की अपने मन से भागा रहे या सहमति से या जो भी कारण हो। यदि लड़की 18 वर्ष से कम है, तब की स्थिति में उस लड़के को जेल हो जाती है, तब की स्थिति में हम उसको बलात्कार की श्रेणी में मान सकते हैं।
सातवां क्या है ये देखिए, जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। इसका मतलब क्या हुआ? सम्मति संसूचित करने का अर्थात ये है कि उस महिला की सहमति क्या है, हाँ है या ना है। यदि वो सामने वाले पुरुष को बताने में असमर्थ है, तब की स्थिति में भी हम उसे बलात्कार कहेंगे। अब ये क्या होगा ये देखिए, यदि कोई स्त्री है ना, यदि कोई स्त्री है, अगर तत्कालिक रूप से उसका मान लेते एक स्वास्थ्य खराब है ना, स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य खराब की वजह से वह अपनी सामने वाले जो पुरुष है उसको सूचित नहीं कर पा रही है कि उसकी सहमति है या नहीं है। या हो सकता है वो गूंगी बहरी हो, है ना, यदि हो सकता है वो गूंगी बहरी हो, तब की स्थिति में भी वह अपनी सहमति प्रदान करने में असमर्थ है कि वो राजी है कि नहीं है। तब की स्थिति में भी, है ना, यदि कोई अन्य पुरुष उसके साथ संभोग करता है, तब की स्थिति में हम उसको बलात्कार की श्रेणी में रखेंगे। ये कहता है हमारा 375 आईपीसी। ठीक है, ये हमने पूरे पॉइंट देख लीजिए। अब इसका अपवाद देखेंगे ना, अब इसका हम अपवाद देखने वाले हैं कि अपवाद इसका है क्या। अब देखिए अपवाद क्या है, अपवाद क्या है ये देखिए, इसमें अपवाद है कि कोई भी चिकित्सा प्रक्रिया रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कुछ पॉइंट आपको ऊपर नहीं बताया है ना, मैंने कुछ पॉइंट आपको ऊपर नहीं बताया है जिसको हम यौन क्रिया मानते हैं या मैथुन मानते हैं ना, वो मैंने बहुत सारे कुछ कुछ वर्ड ऐसे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। इसलिए कोई भी अगर चिकित्सा प्रक्रिया होती है ना, चिकित्सा प्रक्रिया होती है किसी महिला के साथ, यदि कोई डॉक्टर उसके साथ चिकित्सा प्रक्रिया करता है, तब की स्थिति में हम उसको रेप नहीं मानेंगे, है ना। मैंने पहले ही कहा है कि ऊपर बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं जिनको मिलाकर मैथुन कहा जाता है या फिर संभोग कहा जाता है, वो क्रिया मैंने नहीं बताई है ना। मतलब ये मान लीजिए यदि किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़, किसी उसके अंग के साथ छेड़छाड़, हाथ पैर से न लेके कुछ प्राइवेट पार्ट है और कुछ ऐसे सेंसिटिव एरियाज हैं या फिर पार्ट्स हैं शरीर के, उसको टच करना भी मैथुन या फिर संभोग कहा जाता है या फिर इसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है। तो जब भी कोई चिकित्सा प्रक्रिया होता है तो डॉक्टर को ना चाहते हुए भी ऐसी क्रियाएं करनी होती है जिसे हम रेप नहीं मान सकते, इसलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अपवाद की श्रेणी में रखे हैं और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी चिकित्सा का प्रक्रिया होगा उसको हम रेप नहीं कहेंगे और ये सही है। नहीं, अगर ये नहीं बनाया जाता, ये अगर ये अपवाद नहीं बनाया जाता, तब की स्थिति में क्या होता मालूम है, उसको रेप की लिखित में, है ना, जो कानूनन हमारा कहता है उसको रेप माना जाता या फिर बलात्कार माना जाता। तो ये जो हमारा जो है अपवाद, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ये होना चाहिए। अब मेन बवाल होता है इसके ऊपर, जो सेकंड वाला अपवाद लिखा गया है इसी पर मेन बवाल है। क्या है देखिए, एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है के साथ, मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ स्पष्ट नहीं लिखा है कि उसकी सहमति या असहमति, पर ये देखिए यदि हम ऊपर के सारे पॉइंट्स को 6 को मिलाते हैं, उसमें कहा गया है ना, यदि कोई पुरुष यदि कोई पुरुष किसी महिला के इच्छा विरुद्ध सहमति के बिना बिना सहमति के यदि उसके साथ यदि कोई यौन क्रिया करता है, संबंध बनाता है, तो हम उसको बलात्कार मानेंगे। ठीक है, बलात्कार मानेंगे। लेकिन यही अपवाद लगा दिया कि एक पुरुष के द्वारा यदि अपनी पत्नी के साथ यदि ये क्रियाएं होती है, तब हम उसे रेप नहीं माना जाएगा। अपवाद का मतलब समझते हैं कि जो ऊपर नियम लिखा है वो लागू नहीं होता, है ना। अपवाद का मतलब है एक पुरुष द्वारा अपनी पत्नी की, देखिए अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ, देखिए ध्यान सुनिएगा। एक पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है ना के साथ यौन संबंध बनाता है, तब की स्थिति में ऊपर जो हमने 7 नियम लिखे हैं उसको हम दरकिनार करेंगे, उस नियम को हम नहीं मानेंगे, उसी को हम बोलते हैं अपवाद। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम इसी में है। कहना है जो याचिका लगाने वाले हैं उनका कहना है कि ये महिलाओं के साथ सही नहीं है, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे हैं जो जानवर किस्म के हैं ना, कुछ पुरुष ऐसे हैं जो जानवर किस्म के हैं, अपनी ही स्त्री के साथ इस प्रकार गंदी हरकतें
उसकी इच्छा के विरुद्ध, है ना, उसकी सहमति के बिना, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, है ना, महिला का जो शारीरिक प्रॉब्लम या मानसिक प्रॉब्लम जो भी हो, उसको देखे बिना, है ना, अपनी हवस बुझाने की कोशिश करता है। कुछ पुरुष हैं, सभी नहीं है। इसलिए इसको हटाने की या फिर इसके जगह अच्छे नियम बनाने की मांग उठ रही है। ठीक है, तो यही है हमारा वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय कानून, जो 375 के अपवाद के रूप में रखे गए हैं। आगे चलते हैं। वैवाहिक कानून का कुछ इतिहास है, ये हम देख लेते हैं। चलिए, इतिहास ज़्यादा नहीं है, छोटा मोटा है, वैसे कोई इसमें दम भी नहीं है, देख लीजिए। वर्ष 2000 में भारत के विधि आयोग ने 375, है ना, धारा, आईपीसी की धारा याद रखिएगा, आईपीसी 375 में अपवाद को हटाने की सिफारिश की थी। ठीक है, वर्ष 2000 में भारत के एक विधि आयोग ने धारा 375, आईपीसी की धारा 375 में जो अपवाद है खंड को हटाने की सिफारिश किया था। लेकिन अ, इस पर कोई विचार नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद आया 2012 में जस्टिस JS वर्मा समिति ने मटेरियल रैप को अपराध बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ भी कोई बात नहीं बनी। अब बात है सितंबर 2022 को उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी विवाहित महिला के पति के द्वारा, याद रखिएगा, फैसला सुनाया कि किसी विवाहित महिला के पति के द्वारा जबरन यौन संबंध के कारण गर्भाधारण को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत रेप माना जाएगा। ये छोटा सा सुधार मिला, वो भी किस स्थिति में, यदि गर्भधारण हो जाता है तब, ना, यदि पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाया जाता है ना, तो यदि वो गर्भधारण कर लेती है तब की स्थिति में हम उसको रेप मानेंगे। अन्यथा अगर गर्भधारण नहीं करेगी तब हम उसको यौन रेप नहीं मानेंगे, चाहे वो जबरदस्ती क्यों ना किया हो, उसकी सहमति के बिना क्यों ना किया हो। तो ये गर्भधारण करने पर ही हम रेप मानेंगे, ये कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। लेकिन कुछ तो राहत दिया था। ठीक है, लेकिन पूरा पूरा तो सही पूरा राहत नहीं मिला है, कुछ राहत मिला था यहाँ से, है ना, जो मटेरियल रेप को पहली कानूनी मान्यता देता है। ये छोटा सा एक अंश था, बस इतना ही है। इसके बाद अब सुनवाई होनी है इस पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, इसमें क्या है, हमारे महिलाओं के जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। हनन हो रहा है। अब देखिए वो हनन होता कैसे, महिलाओं को कुछ अधिकार मिले हैं तो वो हनन हो रहा है महिलाओं का अधिकार, महिलाओं के मूल अधिकारों के खिलाफ है। क्या चीज, देखिए खिलाफ कौन सा है, तो हमारा जो 375 की जो अपवाद है ना, ये महिलाओं के अधिकारों के विपरीत है। देखिए अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। अभी हमने वहाँ 6 पॉइंट पढ़े थे, 6 नहीं 7 पॉइंट पढ़े थे कि उसकी सहमति, इच्छा के विरुद्ध, या फिर ऐसी सहमति जो उस, ऐसी सहमति जिसे वह किसी नशे के हालत में या फिर देने योग्य नहीं है, सहमति प्राप्त किया गया है, तब की स्थिति में यदि उसके साथ यौन संबंध बनाता है तब हम उसको बलात्कार कहेंगे। ये किनके लिए है, तो ये आपके अविवाहित ना, अविवाहित महिला के साथ, या फिर यदि कोई महिला है, महिला प्लस यदि अन्य पुरुष है, तब की स्थिति में ये नियम कानून कर काम आता है। लेकिन यही नियम विवाहित महिला के लिए काम नहीं करता। विवाहित महिला के लिए ये नियम काम नहीं करता। यदि उसका पुरुष जबरन, यदि उसका पति जो है जबरन उसके साथ संबंध बनाता है, तब की स्थिति में ये नियम काम नहीं करता, क्योंकि ये अपवाद है। यही कहा गया है कि एक पति को अपनी पत्नी के साथ रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप में छूट देना, है ना, ये 14 के खिलाफ। 14 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता। यदि हम यहाँ कह रहे हैं कि एक अविवाहित महिला या फिर कोई अन्य महिला के साथ यदि कोई ऐसा कृत्य होता है, तब हम उनको सीधे कानूनी कार्रवाई होगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये जो महिला है, मैं दो महिला बनाता हूँ, एक ये महिला जो अपने पति के साथ है, ए बी, है ना, ए बी ये पति के साथ है, और कोई ये अन्य महिला है जिनके साथ यदि अत्याचार होता है तब इनको सीधा यहाँ से न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये महिला जो जब इनका पति इन पर अत्याचार करता है तब इन्हें कोई छूट नहीं मिलता, कोई भी, सॉरी, इनको कोई भी न्याय नहीं मिलता। ये कहा जाता है कि ये आप अपवाद में आते हो, आपके पति ने ऐसा किया है। तब की स्थिति में इस महिला के साथ, है ना, जो विवाहित महिला है के साथ अन्याय हो जाता है, तो वो कानून के समक्ष समानता नहीं रह जाता। जिस प्रकार इन महिलाओं को आज़ादी मिलती है या फिर इनको न्याय मिलता है
इनके साथ यदि कुछ गलत होता है तब की स्थिति में इनको न्याय मिलता है। पर जो विवाहित महिला को यदि उसके पति उनके साथ ऐसा यौन संबंध बनाता है जबरदस्ती, तब की स्थिति में उन्हें, है ना, तब की स्थिति में उन्हें कोई न्याय नहीं मिलता। यही कह रहा है कि अनुच्छेद 14 उनके कानून के समक्ष उनको समानता नहीं दे रहा है। दूसरा क्या कहता है, अनुच्छेद 21 है जीवन के अधिकार। ठीक है, आईपीसी के 375 के अपवाद खंड में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विवाहित महिला को अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। धारा 21 या फिर अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने अनुसार से जीने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि एक विवाहित महिला जो है वो अपने पति के अत्याचारों से या फिर जबरदस्ती यौन संबंध से जो भी है उससे ग्रसित है, उनको जीवन जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है इनकी अपेक्षा। तो ये हमारे अनुच्छेद 375 जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के विपरीत है। ठीक है, ये कहा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है, महिलाओं के अभी कुछ रिपोर्ट है, उस पर हाईलाइट से देख लेते हैं। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला के खिलाफ अपराधों की संख्या 2020 में 56.5% से बढ़कर 2021 में 64.5 हो गई है। ठीक है, तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर घटनाएं महिला स्वास्थ्य की परीक्षण के दौर में, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ दिन ब दिन ये अपराधें बढ़ती जा रही है। ठीक है, और भारत में 32% विवाहित महिलाओं ने अपने पति के साथ शारीरिक यौन भावनाओं की हिंसा का अनुभव किया है। ठीक है, भारत में 32% महिलाएं जो हैं, जो विवाहित महिला है, अपने पति के साथ ऐसा उनको लगा है कि उनके पति उनके शारीरिक शोषण कर रहे हैं, उसकी भावनाओं को हिंसात्मक रूप से ले रहे हैं या फिर उनके साथ गलत कर रहे हैं, ये ऐसा माना गया है या फिर ऐसा रिपोर्ट से ऐसा सामने आया है, खुलासा हुआ है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है ना। जैसे कोई भी महिला है, चाहे वो विवाहित हो या विवाहित हो, उसको एक गरिमामय पूर्ण या फिर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होता है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार होता है, तो उस पर अपवाद हटाने के लिए कुछ याचिकाएं लगाई गई है। नो डाउट कि वो जो अधिकार है, लगाई जो याचिका है वो भी सही है, लेकिन कोर्ट सबसे ऊपर है ना। यह सवाल उच्च न्यायालय ने उठाया है। लेकिन जैसा ही हम एक समाज में रहते हैं, हर पहलू पर विचार किए बिना हम कानून नहीं बना सकते, है ना। जैसे इसमें बोलना आसान है और फिर याचिका लगाना भी उतना ही आसान है, लेकिन जो कानून बनाने के लिए ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार हो या कोर्ट हो या कोई भी हो, तो क्या है, समाज के प्रत्येक पहलू को जब तक वो सोच नहीं लेगा, समझ नहीं लेगा, तब तक कोई भी नियम बनाना इतना आसान नहीं है ना। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रावधानों के साथ मटेरियल रेप को आपराधिक बनाने वाले कानून की सख्त जरूरत है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि यदि कोई ऐसा कानून बन जाता है तो उसका दुरुपयोग भी ना हो। यदि कोई ऐसा कानून बन के आ जाता है कि यदि कोई महिला के साथ कोई पुरुष उसका शोषण कर रहा है ना, साथ में उसके साथ अनैतिक संबंध रखता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध या फिर सहमति के बिना उसके साथ संभोग करता है, ऐसी अगर कानून आ गया कि उनको सीधा जेल भेज दिया जाए, तो एक दृष्टि में तो लगता है कि ये सही है ना। लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। दुरुपयोग कब हो सकता है, जब किसी महिला उसके पति का नहीं बन रहा है, हो सकता है उस महिला को, यदि उस महिला चाहे तो उससे नस निकालने के लिए या फिर उसको चोट पहुंचाने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए गलती आरोप या फिर गलत आरोप भी उस पति पर लगा सकता है। तो इन सब पहलू को देखते हुए कोर्ट जो है नियम बनाती है, जो शासन है वो नियम बनाती है। अब आगे जो हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या फिर सरकार का नियम, सबको मान्य होता है, जो होता है अच्छे के लिए होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।